प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के इस स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दोस्तों, कल हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा, जिसकी मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल में दबकर। और वो लकड़ी का महल किसने बनवाया था? इस एनबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका ओरिजिनल नेम था जोना का। इसका वास्तविक नाम क्या था बचपन का? मोहम्मद बिन तुगलक का जोना का। अब बात करते हैं आज मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दोस्तों, दो चार बातें बताता हूं आपको इसकी। मोहम्मद बिन जो तुगलक था यानी एमबीटी जो था, ये संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का, कौन सा? दिल्ली सल्तनत का, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा हुआ आदमी था, यानी सबसे पढ़ा लिखा शासक था। यानी दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा जो आदमी था, वो आप किसे बताओगे? मोहम्मद बिन तुगलक को कहोगे। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है एडवर्ड थॉमस। एक इतिहासकार हैं एडवर्ड थॉमस। और एडवर्ड थॉमस इस एनबीटी को किस नाम से पुकारता है, यानी क्या क्या नाम लेता है? पहला इसने नाम दिया सिक्के बनाने वाला सुल्तान। सिक्के बनाने वाला सुल्तान, यानी इस एडवर्ड थॉमस ने इस एनबीटी को किस नाम से पुकारा? इस एडवर्ड थॉमस ने इस एनबीटी को किस नाम से पुकारा? तो पहला नाम दिया सिक्के बनाने वाला सुल्तान। दूसरा इसने जो नाम दिया था, वो नाम दिया था धनवानों का युवराज। दूसरा क्या नाम दिया था? धनवानों का युवराज। और तीसरा जो नाम दिया था, इसने नाम क्या दिया था? मुद्रा शास्त्री। इन तीनों नामों से इस एनबीटी को किसने पुकारा था? एडवर्ड थॉमस ने पुकारा। यानी एडवर्ड थॉमस एनबीटी को सिक्के बनाने वाला सुल्तान, धनवानों का युवराज और मुद्रा शास्त्री नाम से पुकारता है। एक बहुत बड़ा मुद्रा शास्त्री था, यानी इतना पढ़ा लिखा था। ये फिलोसफियन भी था, एक इतना बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, शासक था, और गणित का ज्ञाता था। ये गणित का बहुत बड़ा ज्ञाता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो एडवर्ड थॉमस ने तो इसको इस नाम से पुकारा, जबकि एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम था ईसामी। एक इतिहासकार हुआ जिसका क्या नाम था? ईसामी इसे काफिर या दूसरा याजिद नाम से पुकारता है। याजिद एक शासक था ईरान का, वो भी पागलों की तरह था। एक पागल था, याजिद पागल शासक था ईरान का, और उसी के बराबर समतुल्य कहा है किसने? ईसामी ने। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ईसामी तुगलक को काफिर और किस नाम से पुकारता है? द्वितीय याजिद नाम से पुकारता है। जबकि एक इतिहासकार हुआ बर्नी ने इस मोहम्मद बिन तुगलक को नाकाम योजनाओं का कर्ता धर्ता कहा। नाकाम योजनाओं का कर्ता धर्ता कहा। तो नाकाम योजनाओं का कर्ता धर्ता किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। और कहने वाला कौन है? बर्नी।
जबकि काफिर या द्वितीय याजिद नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। और ये नाम किसने दिए हैं, ईसामी ने दिए हैं। दोस्तों वैसे तो यह एमबीटी बहुत पढ़ा लिखा शासक था, एक विद्वान शासक था, लेकिन फिर भी अपनी नीतियों के कारण, अपनी योजनाओं के कारण इसे पागल शासक, रक्त पिपासु या आधा पागल शासक कहा गया है। पागल शासक, रक्त पिपासु, आधा पागल शासक कहा गया है इस मोहम्मद बिन तुगलक को, अपनी योजनाओं में नीति के कारण। इसका रीजन क्यों? क्योंकि इसने जितने भी पॉलिसी लागू की, यानी जितनी भी योजनाएं इसने लागू की, सब असफल हो गई। दूसरा, एक योजना लागू नहीं करता, दूसरी का विचार इसके दिमाग में आ जाता, और जब तक मैं उस योजना को, उस पॉलिसी को लागू नहीं कर देता, तब तक ये चैन से नहीं बैठता। चाहे वो योजना सफल हो चाहे असफल हो, आगे पीछे की नहीं सोचता, ना उस योजना को ना उस योजना के बारे में पूरी जांच पड़ताल करता। मैं इसके मन में योजना है कि मुझे ये योजना बनानी है, तो योजना बन गई, बैठा। ये नहीं सोचता कि इससे मुझे लाभ होगा, हानि होगी, कितना वो होगा, कितने समय में लागू करनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचता था ये। इसके मन में आया विचार पॉलिसी का, योजना का, और इसने लागू कर देता था। इसलिए इसकी अधिकतर जो पॉलिसियां थी, अधिकतर जो योजनाएं थी, वो क्या हो गई, असफल हो गई। और अपनी इन्हीं योजनाओं की असफलता के कारण इसे पागल शासक, रक्त पिपासु या आधा पागल कहा गया है। और ये जो नाम दिए हैं, ये तीनों नाम एक इतिहासकार है, एल्फिंस्टन, एक इतिहासकार है जिसका क्या नाम है, एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ने इस एनबीटी को इन तीनों नामों से पुकारा है। एक इतिहासकार हुआ है एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन ने इस एनबीटी को इन तीनों नामों से पुकारा है, पागल शासक, रक्त पिपासु, आधा पागल। जबकि इस एनबीटी के दरबार में 3 विद्वान रहते थे। इस एनबीटी के शासन काल में 3 विद्वान रहते थे। मैं आपको पहले का नाम बताता हूं, बगनी, दूसरा ईसामी, और तीसरा इब्न बतूता। ये जो तीनों इतिहासकार थे, ये तीनों विद्वान थे, ये तीनों विद्वान किसके दरबार में रहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, यानी एनबीटी के दरबार में। मैं इस इब्न बतूता के बारे में बताता हूं। कहते हैं कि मोरक्को की राजधानी थी रबाटा, और मोरक्को की राजधानी रबाटा से आया था ये, यानी मोरक्को का रहने वाला था, एक मोरक्को का यात्री था, जो 1333 ईस्वी में, जो 1333 ईस्वी में इस एनबीटी के शासनकाल में भारत में आया था। यानी इब्न बतूता था, ये मोरक्को की राजधानी रबाटा का रहने वाला था। वैसे तो आपसे ये पूछा जाएगा इस कहां का यात्री था, मोरक्को का यात्री था। कहते हैं कि 1333 में भारत आया था, और इस एनबीटी ने इस इब्न बतूता को दिल्ली का क्या बनाया था, काजी बोले तो न्यायाधीश। इस एनबीटी ने इस इब्न बतूता को क्या बनाया था, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश, और ये दिल्ली का पहला न्यायाधीश था। कि दिल्ली सल्तनत में अगर किसी को दिल्ली का पहला न्यायाधीश, पहला काजी बनाया गया था, तो वो इस इब्न बतूता को बनाया गया था।
और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल रेहला। क्या नाम था पुस्तक का? किताबुल रेहला। तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री 1333 में भारत आया। इस एमबीटी के समय एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी बनाया और इसकी किताब का क्या नाम था? किताबुल रेहला। आगे की बात करें दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं इस मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में और इसी के इतिहासकारों से संबंधित जो इसके दरबार में विद्वान रहते थे उन्हीं के बारे में कुछ बातें बताता हूं कि कौन सा विद्वान इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, इसके दरबार में विद्वान रहता ईसामी, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया। तो ईसामी क्या कहता है मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि एमबीटी पहला ऐसा शासक था जो गंगा जल का पान किया करता था। एमबीटी पहला ऐसा शासक था जो गंगा जल का पान किया करता और एमबीटी मुख्य रूप से कौन सा त्योहार मनाता था? होली मनाता था। कि एमबीटी, ईसामी कहता है एमबीटी के बारे में कि पहला ऐसा शासक था जो गंगा जल का पान, यानी गंगा जल आता है ना, उस गंगा जल को पीता था, यानी पान का मतलब होता है पीता था, और प्रमुख रूप से कौन सा त्योहार मनाता था? होली मनाता था। जबकि इस एमबीटी के बारे में कहा जाता है जो ख्वाजा साहब की दरगाह है अजमेर में, कि जो अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो इस दरगाह पर गया था। एमबीटी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जो ख्वाजा साहब की दरगाह पर गया। आप नाम क्या लिखोगे? एमबीटी का लिखोगे कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाने वाला पहला शासक कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का मुहम्मद बिन तुगलक था। अब ये तो हुई दो चार बातें, और बातें बताऊं इस एमबीटी के बारे में। सुनिए दोस्तों, इसके दरबार में जैन विद्वान भी रहते थे। इस एमबीटी के काल में यानी दरबार में जैन विद्वान भी रहते थे। जैन विद्वान भी रहते थे, जिसमें पहले का नाम था जीन प्रभ्यसुरी, दूसरा था राजशेखर। पहले का क्या नाम था? जीन प्रभ्यसुरी, दूसरा राजशेखर और तीसरे का नाम था सिंह कीर्ति। ये तीनों विद्वान थे। ये तीनों विद्वान थे यानी तीनों जैन आचार्य थे, और ये तीनों जैन आचार्य किसके दरबार में रहते? मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। पहले का नाम जीन प्रभ्यसुरी, दूसरा राजशेखर और तीसरे का नाम क्या था? सिंह कीर्ति। देखिए दोस्तों, तो ये तीनों जो विद्वान थे, ये जैन आचार्य थे, ये किसके दरबार में रहते? मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा करते थे। कहते हैं कि ये जो मुहम्मद बिन तुगलक था, ये पहला ऐसा शासक था, आप चाहे लिख लो या फिर सुन लो मेरी इस बात को, कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने उत्तर भारत व दक्षिण भारत के राजनीतिक प्रशासक व सांस्कृतिक प्रशासक को एकीकरण किया था। जिसने दक्षिण भारत व उत्तर भारत के राजनीतिक व सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया था। यानी उत्तर भारत के राजनीतिक व सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास करने वाला
उत्तर भारत के सांस्कृतिक व राजनीतिक एकीकरण का प्रयास करने वाला अगर कोई पहला शासक था तो वो आपके कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कहते हैं कि इस मोहम्मद बिन तुगलक के विदेशी संबंध भी थे, और कितने देशों के साथ से? 4 देशों के साथ। कि एमबीटी ने 4 देशों के साथ विदेशी संबंध बनाए हुए थे। एमबीटी ने 4 देशों के साथ विदेशी संबंध बनाए हुए थे, जिसमें पहले का नाम था चीन, दूसरे का नाम था सीरिया, तीसरे का नाम था मिस्र, और चौथे का नाम क्या था? ईरान। इन चारों के साथ में अपने क्या बनाए हुए थे? राजनीतिक संबंध बनाए हुए थे। यानी इन चारों देशों के साथ इस एमबीटी ने अपने संबंधों को बनाया हुआ था, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो। इन चारों देशों के साथ एमबीटी ने अपने मजबूत संबंध बनाए हुए थे। आगे की बात करें, कहते हैं कि इस एमबीटी ने आय व्यय का ब्यौरा रखने के लिए, यानी आय व्यय की जानकारी रखने के लिए, इस लाइन को नोट करना और ये जरूर है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको स्टार लगा लेना दोस्तों, कि आय व्यय का ब्यौरा रखने के लिए इस एमबीटी ने हश्म ए बहलिस्तान असम ए बहिलास्त, असम ए बहिलास्त नामक विभाग की स्थापना करी थी। कि आय व्यय का ब्यौरा रखने के लिए, आय व्यय का ब्यौरा रखने के लिए एमबीटी ने हश्म ए बहिलास्त की स्थापना की थी, यानी हश्म ए बहिलास्त नामक विभाग का गठन किया था। कहते हैं कि इस एमबीटी के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई थी। इस एमबीटी के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई थी, और मैं उन योजनाओं के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले करते हैं अपन राजधानी परिवर्तन। एमबीटी ने जो राजधानी परिवर्तन किया था वो 1326-27 ईस्वी में किया था। यानी ये अपनी राजधानी लेकर गया था दिल्ली से देवगिरी। इसी देवगिरी को आप वर्तमान में दौलताबाद कहते हो। इसी देवगिरी को आप वर्तमान में क्या कहते हो? दौलताबाद कहते हो। तो ये इसकी पहली योजना एमबीटी की। तो योजना क्या थी कि राजधानी परिवर्तन, राजधानी कहां से लेकर कहां गया? दिल्ली से देवगिरी लेकर गया। अब क्यों लेकर गया? विद्वानों का मत सुनो। अलग अलग विद्वान इसके बारे में अलग अलग बात कहते हैं कि ये राजधानी चेंज क्यों करता है। सबसे पहले इसके इतिहासकार बर्नी के बारे में बात करते हैं कि बर्नी क्या कहता है राजधानी परिवर्तन को लेकर। बर्नी ने कहा कि जो देवगिरी था ये साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। देवगिरी जो था ये साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, और साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण इस एमबीटी ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। अब इसकी इस लाइन का मतलब समझो दोस्तों। एके ने दक्षिण भारत के 4 राज्यों पर आक्रमण किया था और चारों को जीता था। जीता था भाई। चारों के नाम मैं आपको बता चुका। काकतीय वंश यानी वारंगल, मदुरई, होयसल और पांडे। वारंगल, मदुरई, होयसल और पांडे, इन चारों राज्यों को एके ने जीता, लेकिन दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं। एके ने तो सही काम किया,
इन चारों को जीत लिया, लेकिन दिल्ली सल्तनत में इन चारों राज्यों को मिलाया नहीं जो कि दक्षिण भारत के थे। इस एमबीटी ने गलती कर दी, इन चारों को जीता और चारों को क्या कर लिया, दिल्ली सल्तनत में बिठा दिया, सॉरी मिला लिया। उससे भी बड़ी गलती क्या कर दी, इन चारों राज्यों में गवर्नर स्थापित कर दिए, और गवर्नर भी कौन से, मुस्लिम गवर्नर। सुना दोस्तों, गवर्नर भी कौन से स्थापित कर दिए, मुस्लिम गवर्नर। उससे भी बड़ी गलती क्या कर दी, इन चारों राज्यों में, इन दक्षिण भारत के चारों राज्यों में जो नियम व कानून थे वो भी शरा के हिसाब से लागू कर दिए, यानी शरा व शरीयत के हिसाब से लागू कर दिए। बोले तो जो मुसलमानों में एक नियम कायदे थे वही नियम कायदे इसने ना दक्षिण भारत के चारों राज्यों में लागू कर दिए। अब उल्टी बात क्या हुई, इन चारों राज्यों में जो बाहुल्य था वो हिंदू जाति का था। किन चारों राज्यों में बाहुल्य था वो हिंदू जाति का था। ये मुस्लिम गवर्नर जबरदस्ती इन पर ये शराब शरीयत के नियम लागू करते, जिससे विद्रोह करने लग गए थे यहाँ के इस दक्षिण भारत के हिंदू जाति के लोग। और इन्हीं पर लगाम कसने के लिए, इन्हीं पर अपना पकड़ जमाने के लिए, इन्हीं विद्रोह को दबाने के लिए इस एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। और ऐसा कौन कहता है, बर्नी। हो गया ना साम्राज्य का केंद्र। अरे साम्राज्य का केंद्र में ही था भाई, जब चारों राज्य जीतकर मिला लिए दक्षिण भारत के, तो ये साम्राज्य देवगिरी था यहाँ पर। ये इधर आपका दिल्ली आ जाएगा या देवगिरी, ये चारों राज्य यहाँ पर। तो ये इधर से दिल्ली चले जाओ चाहे इधर से दक्षिण भारत आ जाओ, सेम बराबर स्थान पर थे। तो इस वजह से देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में था, इसलिए एमबीटी ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की। ये तो कौन कहता है, ईसावी कहता है। एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था आदर्शी लाल श्रीवास्तव। आदर्शी लाल श्रीवास्तव। आदर्शी लाल श्रीवास्तव क्या कहते हैं कि दिल्ली को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए, कि मंगोल जो थे, मंगोल शासक थे, आए दिन दिल्ली पर आक्रमण किया करते थे। ये बात थोड़ी सही मालूम लगती है, क्योंकि वास्तव में दिल्ली पर मंगोल आक्रमण हो रहे थे, और मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ही, यानी अपनी राजधानी को मंगोलों से बचाने के लिए ही इस एमबीटी ने राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित करी थी, देवगिरी स्थानांतरित करी थी। ये दूसरा मत है। तो आदर्शी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि दिल्ली को मंगोलों से बचाने के लिए, मंगोल आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। अच्छा जी, एक इतिहासकार हुए जिसका जिक्र मैंने भी आपके सामने किया था, इब्न बतूता। वैसे इसका तर्क मानने योग्य नहीं है, क्योंकि ये तो आया खुद 1333 में था, राजधानी 26-27 में ही परिवर्तित हो गई थी, तो इसको तो पता ही नहीं था क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर भी इसने एक कथन दिया अपना कि खुद आया 33 में, जानकारी 26 की दे रहा है, तो ये भगवान तो हो नहीं सकता। फिर भी इसने कथन दिया, तर्क दिया, और वो तर्क क्या था कि दिल्ली की जनता इस एमबीटी के महल के सामने गाली भरे हुए पत्र, यानी गाली गलौज के पत्र, ये दिल्ली की जनता इस मोहम्मद बिन तुगलक के महल के बाहर छोड़ दिया करती थी। कि दिल्ली की जो जनता थी वो गालियों के पत्र, यानी जिन पत्रों में गाली लिखी हुई थी, ऐसे पत्रों को इस मोहम्मद बिन तुगलक के महल के बाहर छोड़ दिया जाता था, उन पत्रों को।
जब मोहम्मद बिन तुगलक इन पत्रों को पढ़ता तो उसका मन बहुत ज्यादा लज्जित होता और इसी दिल्ली की जनता को सबक सिखाने के लिए यानी पनिशमेंट करने के लिए इस एमबीटी ने राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित करी थी? देवगिरी। ऐसा कौन कहता है? इब्न बतूता कहता है। तो बताओ दोस्तों, ये बात मानने लायक है नहीं है? जी नहीं कह सकते हम, शायद हो सकता है, तो अपन तो उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जैसा इतिहासकार कहते हैं, जैसा इतिहासकार बताते हैं वैसा अपन पढ़ते हैं। तो इसने ये कहा, इब्न बतूता ने, कि दिल्ली की जनता तुगलक को बिना वजह परेशान किया करती और इसी दिल्ली की जनता को सबक सिखाने के लिए इस मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। अब एक और इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर हबीबुल्लाह। उसमें भी तो है एंटरटेनमेंट में हबीबुल्लाह, वो है ना कुत्ते वाले पिक्चर एंटरटेनमेंट, जिसमें उसका नाम भी था जॉनी लीवर का नाम हबीबुल्लाह। तो डॉक्टर हबीबुल्लाह का कथन है कि डॉक्टर हबीबुल्लाह क्या कहते हैं कि एमबीटी दक्षिण भारत को मुस्लिम सत्ता का केंद्र बनाना चाहता था। तो ये वास्तविकता थी कि लगभग 627 ईस्वी में सबसे पहले अगर मुसलमान धर्म कहीं पर आया था तो वो दक्षिण भारत में ही आया था, बोले तो केरल में। लेकिन फिर भी अभी तक इन 600 सालों में कि 627 ईस्वी में आया था और इसने राजधानी कब परिवर्तित करी थी? 1326-27 में। लेकिन इन 600 सालों में आज तक इन 600 सालों में कभी भी ये दक्षिण भारत मुस्लिम सत्ता का केंद्र नहीं बन पाया था। यानी कि 627 ईस्वी के लगभग सबसे पहले मुस्लिम धर्म केरल में आया, लेकिन जब ये एमबीटी राज्य कर रहा था तब तक भी इस दक्षिण भारत में मुस्लिम सत्ता का कोई भी केंद्र नहीं था। यानी इस दक्षिण भारत में मुसलमानों की सत्ता स्थापित नहीं हुई थी। तो यही करना चाहता था एमबीटी, इस दक्षिण भारत को मुस्लिम सत्ता का केंद्र बनाना चाहता था। और ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर हबीबुल्लाह कहते हैं। चलो जैसा भी है, जो भी है, राजधानी परिवर्तित की जाती है इस एमबीटी के द्वारा और राजधानी बहुत ही गंदे तरीके से की जाती है परिवर्तन। कहते हैं कि राजधानी परिवर्तन के एक दिन पहले संपूर्ण दिल्ली में अनाउंसमेंट करवाया जाता है कि अगले दिन राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की जाएगी? देवगिरी। यानी दिल्ली की समस्त जनता को अपने हाथी, घोड़े, बर्तन, ऊंट, गधे, बीवी, बच्चे, पत्नी, दादा, पिता, माता सबके साथ कहां चलना होगा? दिल्ली छोड़कर देवगिरी चलना होगा। कहते हैं कि कुछ ने मना कर दिया, लेकिन जबरदस्ती, कहते हैं कि कुछ ने मना कर दिया था जाने से, लेकिन कहते हैं कि जब इस मोहम्मद बिन तुगलक ने सैनिकों को आदेश दिया जबरदस्ती राजधानी परिवर्तित करने के लिए, तो जनता दिल्ली छोड़कर कहां चल दी? देवगिरी चल दी, अपने सामानों के साथ, बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, अपने जानवरों के साथ। कहते हैं कि दिल्ली से देवगिरी जाने वाला पहला व्यक्ति था एमबीटी की मां, कि पहला व्यक्ति जो दिल्ली से देवगिरी गया था, जब इसने राजधानी परिवर्तित करी थी तो दिल्ली से देवगिरी जाने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति था, सुनना दोस्तों, कि दिल्ली से देवगिरी जाने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति था तो वो था एमबीटी की मां, जिसका नाम था मखदूम-ए-जहां। जिसका क्या नाम था? मखदूम-ए-जहां नाम था। तो ध्यान रखना कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी एमबीटी ने स्थानांतरित करी और पहला व्यक्ति मान लो, चाहे पहला कोई भी शासक, पहला व्यक्ति जो दिल्ली से देवगिरी गया था वो था एमबीटी की मां मखदूम-ए-जहां। कहते हैं कि
राजधानी परिवर्तित इतनी बुरी तरह से की जाती है कि एक अंधा और लंगड़ा झाड़ियों के बीच में छुप गए थे। वो जाना नहीं चाहते थे दिल्ली छोड़कर देवगिरी। तो एमबीटी के सैनिकों ने क्या किया, दोनों के पैर बांधे और घोड़े से घसीटते हुए दिल्ली से देवगिरी लेकर गए। कहते हैं कि जब ये दोनों दिल्ली पहुंचे थे तो दोनों में से केवल उनकी एक टांग ही पहुंच पाई थी। इतनी बुरी तरह से राजधानी परिवर्तित करी गई थी। कहते हैं कि व्यक्ति दिल्ली से देवगिरी पहुंचे, लेकिन देवगिरी का क्लाइमेट इस दिल्ली वासियों को सूट नहीं किया। यानी दिल्ली का जो जलवायु था, देवगिरी की जो जलवायु थी वो दिल्ली वालों को सूट नहीं हुई। लोग वहां मरने लगे। जब इस बात का पता इस मोहम्मद बिन तुगलक को लगा तो उसने राजधानी पुनः देवगिरी से कहां स्थानांतरित कर दी, दिल्ली ले आया। तो आधे तो जाति टाइम मर गए, थोड़े बहुत दिल्ली देवगिरी में मर गए और आधे आती टाइम से लट गए। तो इस प्रकार से इसकी ये पहली योजना असफल हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस एमबीटी की अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।